हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आपको बताना था प्रैक्टिस सेट सेकंड। और आजकल जो वीडियोस वायरल हो रही है ना, तो उनके चक्कर में आपको जो है सही रास्ता दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो उसके बारे में बात हो गई, तो वो वीडियो मैंने पॉज करके कट करके उस पर अपलोड कर दी है। तो अब हम बात करते हैं क्लियर कट अपने सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एट माई फूड। यहाँ हमें बताना है कि ये कौन से टेंस में है। तो आई एट यानी एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है। माई फूड, ये जो माई है वो वर्ब है और जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है। तो आई एट माई फूड जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है। सेकंड है द करेक्ट लेक्सियल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमेना। आपको जो है सिंगुलर फॉर्म बतानी है फिनोमेना की। तो फिनोमेना की सिंगुलर होती है फिनोमेनन। यहाँ जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन, जिसका अर्थ होता है इम्प्रेसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, द सेंटेंस हाउएवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज। इसमें आपको टेंस बताना है कि ये किस टेंस में है। देखिए, हैड बीन, तो ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी हैड है यहाँ पर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हैज या हैव बीन होता तो हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। यहाँ इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट में बदलना है। टेंस है सी हैज डन द वर्क, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है सी डज द वर्क होगा, क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट में बताना है। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ देखिए, प्रेजेंट ये परफेक्ट में है, ये कंटिन्यूअस में, और ये पास्ट में है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ सिंपल जो है सिंपल प्रेजेंट वो होगा सी डज द वर्क, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। यहाँ आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव हमें यहाँ दिया नहीं गया है। अब है व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। आर यू मेकिंग यानी आर प्रेजेंट में चला गया और मेकिंग कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड कैसे पढ़ते हैं। आजकल क्यूआर कोड से सभी परिचित हैं, तो आपको पता होगा क्यूआर कोड जो है बाय स्कैनिंग के द्वारा रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो देखिए, ईमेल में जो अटैचमेंट होता है, पहला तो वो 25 MB तक की फाइल कोई भेज सकता है। यदि वो फाइल 25 MB से ज़्यादा है, तो आप जिस फाइल को ईमेल के अटैचमेंट के जरिए आप भेजना चाहते हैं वो उसकी लिंक को सेट करके उसे भेज सकते हैं। यानी कि आप जिसको भी अपनी वो लिंक जो 25 MB से ज़्यादा है अगर किसी को भेजते हैं, तो वो लिंक के माध्यम से उस व्यक्ति तक डिलीवर्ड होती है और वो व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करके देख सकता है। तो ईमेल के जरिए हम कितने अटैचमेंट, हम कई सारे अटैचमेंट ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। यहाँ अटैचमेंट से जो मतलब है वो वीडियोस, फोटोज इत्यादि फॉर्म में आप अटैचमेंट भेज सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में भी अटैचमेंट्स होते हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली क्या है। इंटरनेट है, जो इन सभी को आपस में जोड़ कर रखती है। अगर आप बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट का आरंभ 1969 में 1969 में हुआ था। और ये इंडिया में कब आया, ये इंडिया में 1995 को इंडिया में आया, 15 अगस्त को। किसके द्वारा, VSNL, VSNL। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक BSNL और एक VSNL, V और B।
जो BSNL है इसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और BSNL का है, इसका फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। आशा करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता। देखिए IMPS क्या है। IMPS आपने बैंकिंग के क्षेत्र में जो सुविधा देखी होगी कि पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये जो है एक बैंकिंग पेमेंट सेवा है जिसमें आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये क्या है, IMPS एक इंटरनेट बैंकिंग है। SMS आप जानते ही हैं, टेक्स्ट मैसेजेस। पैन यानी पैन कार्ड है जो एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए यूज किया जाता है। स्मार्टफोनों पर बैंक की ऐप, ये जो बैंक की ऐप होती हैं ये स्मार्टफोन पर ऐप होती हैं, तो जो स्मार्टफोन पर ऑपरेट होती हैं। हर बैंक की अलग अलग ऐप होती है जिसमें आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे कभी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप में फॉर्म भरने आदि भरने की सुविधा को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है पूर्व निर्धारित मानों के साथ, जैसे कि मान लीजिए आपने ऑलरेडी डाटा कोई सबमिट कर दिया है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है, ये जो फॉर्म है यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ आपको अपनी जेंडर, यहाँ एड्रेस etc फिल करना है। तो पूर्व निर्धारित मान आपने पहले से ऑलरेडी किसी फॉर्म को भरा हुआ है, अब आप कोई नया फॉर्म भरते हो तो जो ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस वगैरह है सब कुछ भर जाता है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम ऑटो फिल कहते हैं कि फॉर्म को ऑटोमेटिकली फिल करना। जो भी कैंडिडेट्स ने अभी अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से फॉर्म भरे होंगे तो वो अपने डाटा को ऑटोमेटिकली सेव करके रखते हैं। आपने देखा होगा IRCTC पर जब आप टिकट का रिजर्वेशन करते हैं तो आपका जहाँ से भी आप रिजर्वेशन कराते हैं वो पहले से ही आपका फॉर्म भर के उसको सेव करके रखते हैं, जिससे कि आपका जो रिजर्वेशन टाइम पे जो रश होता है रश आवर्स में, तो जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म भर के सीधा पेमेंट विंडो पर वो पहुंच जाते हैं। तो वो ऑटो फिल तकनीक के द्वारा ही आपका फॉर्म तुरंत भर के पेमेंट विंडो पर चले जाते हैं, इसे हम ऑटो फिल सुविधा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं। तो गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम Ctrl+T का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई की सीमाएं क्या हैं। देखिए वाईफाई एक टेक्निक है जो वायरलेस मोड में डाटा का ट्रांसफ़र करती है, इसे हम वाईफाई कहते हैं। वाईफाई तकनीक कई लाभ प्रदान करती है लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाईफाई एक वायरलेस टेक्निक है जो बिना तारों के नेटवर्क या इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों से जोड़ने की पेशकश करती है। वाईफाई की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें एक्सेस लिमिटेशन या मोड्स लिमिटेशन, सिक्योरिटी लिमिटेशन भी कहते हैं। इन लिमिटेशंस को हम डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस का घटता क्रम, तो इन लिमिटेशंस को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ इन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो MS एक्सेल में पूरी पंक्ति, जैसे मान लीजिए कोई ये पंक्ति है, जैसे ये पंक्ति है, अब हमें इसका पूरा सिलेक्शन करना है तो हम किस की का यूज़ करेंगे, तो हम Shift+स्पेस की का यूज़ करके इस पूरी पंक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। किसका संग्रह है एक एक्सेल, तो एक एक्सेल वर्कशीट एंड चार्ट्स का संग्रह है। देखिए कई वर्कशीट के कलेक्शन से एक वर्कबुक बनती है, यानी कि जब कई सारी वर्कशीट्स मिल जाती हैं तो एक वर्कबुक बनेगी, ठीक है। और वर्कशीट और रो तथा कॉलम के संग्रह से बनती है।
जैसे ये वर्कशीट है, तो ये हमारी जो रोज हैं और ये जो कॉलम्स हैं, तो इनके संग्रह से एक वर्कशीट बनती है, यानी ये पूरा संग्रह। तो कई वर्कशीट के कलेक्शन से एक वर्कबुक बनती है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, तो वर्कशीट और चार्ट्स का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आपको सेव एज ऑप्शन का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt प्लस F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Alt प्लस F4 की को प्रेस करते हैं एक ही साथ, तो वह उस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयोग से बाहर आ जाएंगे। बाहर कब आएंगे, जब आपकी एप्लीकेशन शट डाउन यानी कि बंद हो जाएगी। मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज किसका घटक है, तो मेल मर्ज एमएस वर्ड का कंपोनेंट होता है, जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज किसका घटक है, एमएस वर्ड का। विंडो एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। तो विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होता है, जिसमें डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए नेम विकल्प का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो देखिए, टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। देखिए, आपको टास्क बार बता दूं, आपने देखा होगा कि यहाँ एक जो बार होती है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस आइकन पर अभी काम कर रहे हैं, तो इसकी विंडो खुली रहेगी, लेकिन आपको अभी ज़रूरत है कि आप इस आइकन पर कार्य करें। तो इसके लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस आइकन पर क्लिक करने पर इसकी एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो ये जो यहाँ होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर टास्क बार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .doc के द्वारा डिनोट होता है, यानी कि जो भी फाइल आपकी .doc होगी वो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विकसित किया है। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो विश्व में 90% जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। क्योंकि आप इस पर जो है ना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक बार में जैसे आपकी एक एप्लीकेशन ये चल रही है, दूसरी ये चल रही है, तीसरी ये चल रही है, तो है ना, तो ये मल्टीटास्किंग है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, लाइनक्स, आईओएस, पावर पॉइंट। तो देखिए, एंड्रॉयड, आईओएस और लाइनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पर हम कार्य करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिन पर अनेक सारी एप्लीकेशंस काम करती हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोटोकॉल। इसे हम आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोटोकॉल कहते हैं। कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। देखिए, मान लीजिए आपने ये नाम लिखा राम,
अगर आपको बाईं ओर का अक्षर यानी एम डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना होगा। बैक स्पेस बटन आपने देखा होगा यूं ऐसे चौकोर डिब्बे में इस का ये जो लोगो है ऐसे होता है। तो बैक स्पेस बटन से बाईं ओर का अक्षर डिलीट हो जाता है, दो सॉरी इस खत वो समाप्त हो जाता है। और मान लीजिए आपको दाईं ओर का अक्षर हटाना है तो दाईं ओर के अक्षर के लिए आपको डिलीट बटन DLT बटन को आपको प्रेस करना होगा, तो आपकी दाईं ओर से चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है कौन? बैक स्पेस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, हार्डवेयर वे यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वे यूनिट होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो देखिए हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है क्योंकि हम इन सबको छू सकते हैं। एक्सेल एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, इसे हम छू नहीं सकते, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण किस रूप में हो सकता है? देखिए जो श्रमिक होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण आंतरिक, बाह्य और औपचारिक तीनों रूप में हो सकता है, इसीलिए आपका ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए आंखों की सुरक्षा के लिए हम रंगीन चश्मे यूज करते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट यूज करते हैं, कानों की सुरक्षा के लिए हम ईयरबड्स या हेडफोन यूज करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए जूते, तो इसमें कानों की सुरक्षा के लिए दस्ताने दिया गया है, इसीलिए ये सही सुमेलित नहीं है। दुर्घटनाएं किसका दुष्परिणाम होती हैं? तो दुर्घटनाएं जो है प्रतिकूल ग्रहचाल और बुरा भविष्य, इन दोनों का दुष्परिणाम होती हैं। कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? तो शक्तिपूर्ण विद्युत, अगर देखिए विद्युत की आग के लिए अगर बात करें तो विद्युत की आग डी श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसके लिए हम CTC या हेलॉन का यूज करते हैं। हेलॉन जो विद्युत की आग को बुझाने का कार्य करती है। तो कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए, शक्तिपूर्ण का मतलब है विद्युत की आग, तो ये हेलॉन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? ढीले कनेक्शन कारण है, शॉर्ट सर्किट कारण है, तारों पर ओवरलोडिंग यही भी कारण है, खुले दरवाजे से आग थोड़े न लगती है, तो इसीलिए खुले दरवाजे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्लास डी श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। एक बार हम बात करते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के बारे में। डी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फायर का यूज होता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा लगने वाली फायर जैसे धातुओं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और बिजली की आग इत्यादि। और क्लास ए की अगर बात करें तो इसमें कागज, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि होते हैं। और क्लास बी की अगर बात करें तो इसमें तेल, पेट्रोल इत्यादि के द्वारा लगने वाली आग क्लास बी में आती है। और क्लास सी में गैस से लगने वाली आग जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस इत्यादि, तो ये क्लास सी से लगने वाली आग है। तो क्लास ए टाइप की अग्नि के लिए किस ईंधन की आवश्यकता के लिए ईंधन है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कागज, कपड़ा इत्यादि के द्वारा लगने वाली आग क्लास ए के अंतर्गत, ज्वलनशील द्रव और ये बी के अंतर्गत, गैस सी के अंतर्गत और विद्युत डी के अंतर्गत। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं कहलाता है। तो कल की EVS की क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं वो जैव मंडल कहलाता है।
बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। भारत में गिद्धों की आबादी के लुप्त प्राय होते जाने में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि व्यापक स्तर पर उत्तरदायी है? तो देखिए, जो गिद्ध हैं उनकी संख्या पिछले दशक में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है और वे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो पशुओं पशुओं को दर्दनाशक के रूप में डाइक्लोफेनेक डाइक्लोफेनेक एक औषधि होती है जो दर्द के रूप में हम उसको यूज करते हैं कि हमें दर्द ना हो। तो इसका अधिकाधिक प्रयोग पशुओं को हो रहा है, दिया जाता है। तो अब पशुओं की मृत्यु हो जाने के बाद तो जो गिद्ध होते हैं वो उनका मांस का भक्षण करते हैं, जिसकी वजह से वो जो डाइक्लोफेनेक औषधि है उनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है और इसके चलते उनकी मृत्यु हो रही है और वो लुप्तता की कगार पर पहुंच गए हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? देखिए, आपको जैसे पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे फ्रिज, एसी वगैरह से निकलती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसमें छेद होते हैं। तो ओजोन लेयर सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो क्लोरोफ्लोरो के उत्सर्जन के कारण ओजोन लेयर डैमेज होती जा रही है। तो वो जो ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी तक आसानी से आ जा रही हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, फेस का कैंसर और स्किन कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वर्तमान समय में। तो क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। यहाँ मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन बताऊंगा, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो 1972 में किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना तथा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब रियो यानी पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992, इसका एजेंडा 21 की स्वीकृति तथा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जन्म था। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC। हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 ईस्वी में, यह समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन 2010 में किया गया। यह हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना के लिए किया गया। तो वापस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? ये मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ और फैक्ट्री एक्ट में भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। 9 दिसंबर 2013। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहाँ लागू होता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 संपूर्ण भारत पर लागू होता है। देखिए, ये जो कर्मचारी बीमा अधिनियम है पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे देश पर लागू होता है। मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर किस प्राधिकारी द्वारा संदाय का आदेश दिया जा सकता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 46(2) के अनुसार निगम द्वारा मृत व्यक्ति की
निगम द्वारा मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर संदाय का आदेश दिया जा सकता है। सॉरी, निगम द्वारा, ना कि निगम प्राधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है केंद्र सरकार, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1952 की धारा 2IA क्या परिभाषित करती है? तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 2 बीमा कोष को परिभाषित करता है। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है कि ये बीमा कोष को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत बीमा कोष का अर्थ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड होता है।